गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। ठीक है, सो आज से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हर चैप्टर को शॉर्टली कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाए, छोटे छोटे लेंथ का 2-3 वीडियो में खत्म हो जाए, और उससे रिलेटेड फिर बोर्ड क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे जो बोर्ड क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए। साथ साथ डिस्कस भी करते चलेंगे, जैसे जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे उससे किस टाइप का क्वेश्चन आया होगा उसको डिस्कस करते चलेंगे, बट फाइनली कुछ बोर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, सो टेक सेट कर लिया अपना टाइम 0, और अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, और होपफुली आने वाले 3 महीने में आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। सो स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल पे रहिए, डेली आपको नया वीडियो मिलेगा रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो पढ़ा जाए उसका अगला टॉपिक आपको अगले दिन या उससे अगले दिन में मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि फोर्सेस है, और फोर्सेस में भी क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करता है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करता है। तो इन सारी चीजों को चैप्टर 1 में पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना, चैप्टर का नाम ही फोर्स है, तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, और उसके बाद उस फोर्स का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। तो जो मेरे सिलेबस में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, हमें पढ़ना है रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है वो फोर्स, और फिर उसी रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में रिजिड को पकड़ के हम लोग चलेंगे, रिजिड पे क्या क्या इफेक्ट है। 2 तरह का इफेक्ट होता है रिजिड पे, तो एक को पकड़ेंगे और वहीं से हम लोग इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आगे तक चलते चले जाएंगे, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फोर्स से, और हम लोग लास्ट में खत्म करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड करते हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक फोर्स, पहले तो आप लोग टॉपिक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, टॉपिक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनका डेफिनेशन बताना जरूरी है जब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, और हकीकत में वही होता भी है, पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्सेस, यही पढ़ते आए हैं ना। एक्चुअली होता तो पुश और पुल से ही फोर्स है, लेकिन क्या पुश और पुल ही फोर्स है? पुश और पुल ही फोर्स है, या वो फोर्स लगाने का तरीका है? मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये तरीका था ना। पुश और पुल क्या था? एक तरीका था फोर्स अप्लाई करने का। तो फोर्स को जब डिफाइन किया गया, तो फोर्स को कहा गया कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इसका डेफिनेशन दिया गया कि कुछ कॉज है और उसका इफेक्ट मुझे दिखता है। कॉज क्या था? वो पुशिंग और पुलिंग मेरा कॉज था, उसका इफेक्ट दिखा कि ये मूव करेगा। ठीक है, तो फोर्स को कहा गया कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट ऑफ मोशन या अपने स्टेट को चेंज करे। रेस्ट ऑफ मोशन और रेस्ट में ऑब्जेक्ट है या मोशन में है, तो वो अपने स्टेट को चेंज करे जब उस पे वो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर लगे, उसको फोर्स कहा गया। ठीक है, यानी कि फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज लाएगा, शेप में लाएगा, साइज में लाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑब्जेक्ट है कैसा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल कॉज है, जिसके वजह से स्टेट में चेंज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड एंड नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट, किसी रिजिड ऑब्जेक्ट और नॉन रिजिड। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ना कि रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है। इसको समझने के बाद ही हम लोग बात करेंगे कि फोर्स इफेक्ट कैसे डालता है उस रिजिड ऑब्जेक्ट पे या नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे। तो रिजिड ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है कि वो ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लगे, वो ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लगे, तो उसके शेप और साइज में कोई अंतर ना ला सके, यानी कि उसके शेप साइज में कोई बदलाव ना आए। रैदर क्या करता है, उस पे जब फोर्स लगे तो वो एक एक्शन करे, डिफॉर्मिंग एक्शन हो सकता है, उसको तोड़ दे, यदि बहुत फिक्स्ड है तो टूट जाएगा। जैसे हथौड़ा से हम लोग वार करते हैं किसी पहाड़ पे, पहाड़ फिक्स है, हिल फिक्स है, तो वो टूटता है। और नहीं कोई चीज है जो ऐसे रखा हुआ, मान लो ईंट रखा हुआ है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो रिजिड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो डिफॉर्म हो जाए लेकिन उसका शेप और साइज चेंज ना हो, और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज चेंज हो जाए। जैसे फोम है, फोम पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, दब जाता है, ऑब्वियसली है। ठीक है, गद्दा है जिस पे फोर्स लगाते हैं, दब जाता है, तो ये क्या है? नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो जब ये इफेक्ट ऑफ फोर्स रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे आएगा, ये जो मैंने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहा इसके अंदर में ही आएगा। जब यहाँ पे आएंगे फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैसे वो फोर्स लगा। ये 2 पॉइंट मैंने लिखा, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन नाम ही कह रहा है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के किसी ना किसी पॉइंट पे ही हम लोग फोर्स लगाएंगे। बात क्लियर है ना?
ये है, इस पे मैंने यहां पे फोर्स लगाया, तो ये जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वो पॉइंट जिस पे फोर्स का एक्शन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, मैंने इस पे फोर्स लगाया इस पॉइंट पे और इसी को एक्सटेंड कर दो, जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं उधर ही उसी लाइन को एक्सटेंड कर दो आगे तक, ठीक है, तो वो जो पूरा लाइन मुझे मिला वो होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन मींस एग्जैक्ट पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन मींस जिधर फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक लाइन खींच लीजिए सीधे, वो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है इतना बात? तो दो बात ये ध्यान में रखना है, पॉइंट ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन, किसका, क्योंकि इसका यूज हम लोग यहाँ रिजिड ऑब्जेक्ट पे करेंगे जब हम लोग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग ये रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे कैसे क्या क्या होगा, फोर्स लगेगा तो, और वहां से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे हम लोग बात करेंगे, टर्निंग इफेक्ट पे बात करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटाता हूं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जब फोर्स लगा, यहां पे जो फोर्स लगेगा, यहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है रिजिड ऑब्जेक्ट, तो ये इस रिजिड ऑब्जेक्ट को तो पहले दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। एक जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड पाइवटेड, इसको क्या बोलेंगे, पाइवटेड, और एक जो है नॉट फिक्स्ड, किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड को ही पाइवटेड, फिक्स्ड और पाइवटेड, फिक्स्ड जो लगा हुआ है किसी पॉइंट से उसको पाइवटेड भी कहते हैं, ठीक है। तो जब यहां पे फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा, तो ये प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट, ये प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट, और इस पे जब फोर्स लगता है तो ये करता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, या फिर इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अब कैसे होता है इसको जरा देखेंगे। पहले इधर नॉन रिजिड, यानी कि मैंने रिजिड को दो पार्ट में किया कि वो ऑब्जेक्ट जो फिक्स्ड है किसी पॉइंट के अबाउट में, और वो ऑब्जेक्ट जो फिक्स्ड नहीं है ऐसे ही है, दो पार्ट में मैंने उस रिजिड पार्ट को डिवाइड कर लिया, रिजिड ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया कि एक जो फिक्स्ड है एक जो फिक्स्ड नहीं है। तो फिक्स्ड वाले पे जो लगेगा फोर्स वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट, और नॉट फिक्स्ड जो फिक्स्ड नहीं है उस पे यदि फोर्स लगा तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो फिक्स्ड वाला है उससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो नहीं फिक्स्ड है उससे लीनियर मोशन होता है, ठीक है। नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई किया, यहां पे फोर्स अप्लाई हुआ तो ये क्या करेगा, शेप साइज में चेंज लाएगा, शेप साइज या डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, डिफॉर्मेशन, दब जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको पकड़ के चलना है हमें, और उसमें भी इसको पकड़ के चलना है कि ये टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यानी कि पहले रिजिड ऑब्जेक्ट, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड के दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, फिक्स्ड जो कि फिक्स्ड पॉइंट पे है, पाइवटेड है, जो एक जो नॉट फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड नहीं है, नॉन पाइवटेड है, उस पे मैं फोर्स अप्लाई करके देखूंगा कि क्या इफेक्ट होता है। बात समझ में आया? देखते हैं। सपोज एक रॉड में ले लेता हूं, एक रॉड ले लेता हूं, सपोज ये एक रॉड है और एक रॉड ऐसा ही इधर है, लेकिन ये रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या है, पाइवटेड, पाइवटेड है, यानी कि फिक्स्ड, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड और ये फिक्स्ड नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक फोर्स लगाता हूं F, और यहां पे भी एक फोर्स लगाता हूं F। अब दोनों में देखते हैं क्या होगा। जब मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर देगा, क्या करेगा, ये फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, क्या यहां से ये निकल जाएगा, नहीं, ये ऐसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, ये इस इफेक्ट को कहते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट, मान लो कि ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये एल्बो के अबाउट में फिक्स्ड पॉइंट है, मैं इस पे यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या होता है, एल्बो निकल के बाहर हो जाता नहीं, ऐसे एल्बो के अबाउट मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस एल्बो के अबाउट मूव कर रहा है, इस एल्बो के अबाउट मूव कर रहा है। लेकिन मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये पूरा मूव करके, मैं ये पूरा मूव करके ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और ये जो सीधे मूव कर गया इसको लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन
कहते हैं, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि ये जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स है क्या सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है? तो इसको कैसे समझेंगे? चलिए, इस फोर्स को मैंने यहां लगाया, इस बार यहां पे लगाते हैं, इस बार यहां पे लगाते हैं, फिर एकदम एज इट इज एक्सिस पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? एक्सिस पे लगाते हैं। जब मैं फोर्स यहां पे लगाया तो इतने दूर जाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा? जब मैं फोर्स यहां पे लगाया तो इतना दूर जाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ा? यहां पे लगाया तो फोर्स कितना लगाना पड़ा? और जब मैं यहां पे लगाया तो क्या मोशन हुआ कि नहीं हुआ? इन तीनों के बारे में जरा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखा गया कि जब मैं फोर्स एकदम कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर पे लगाया तो थोड़ा सा फोर्स से इतना मूव कर गया। थोड़ा जब मैं नजदीक आया मुझे ज्यादा फोर्स और लगाना पड़ा यहां पे लाने के लिए। उससे थोड़ा नजदीक और आया मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। और जब मैं एग्जैक्ट एक्सिस पे आ गया, तो ये मूव ही नहीं किया। यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव ही नहीं किया। दूसरा, इसी पे ये भी देखा गया, क्या मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो क्या ये मूव करेगा? मैं अभी तक तो मैं ऐसे बात कर रहा था कि यहां पे मैंने फोर्स लगाया, यहां पे लगाया तो क्या हुआ? ये मूव नहीं किया। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये मूव करेगा? ऐसे फोर्स लगाने पे जब मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तो क्या ये मूव करेगा? ऐसे होगा रोटेशनल मोशन? नहीं होगा। यानी कि इस कंडीशन में मोशन नहीं हुआ, और इन कंडीशन में मोशन हुआ तो इस वाले में कम फोर्स पे हो गया, इस वाले में ज्यादा फोर्स लगा, इस वाले में ज्यादा। मान लो इसमें 2 न्यूटन लगा था तो इसमें 3 न्यूटन लगा, इसमें 4 न्यूटन लगा। यानी फोर्स वेरी कर रहा है। जैसे मैं क्लोज आ रहा हूं फोर्स वेरी कर रहा है। यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां से क्या पता चला कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी क्या हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कैसा डिस्टेंस लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे? फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस से। डिस्टेंस भी है कैसा? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि ये जो डिस्टेंस मैंने लिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट किया, और जहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया वहां तक का डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्सिस है और जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां तक का डिस्टेंस होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 2 फैक्टर क्या क्या है? वो फोर्स तो एक है ही है, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यानी कि डिस्टेंस और फोर्स दोनों पे डिपेंड किया। तो ये डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस लो? तो ये डिस्टेंस होता है कि फिक्स्ड पॉइंट से उस एप्लीकेशन पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। बात समझ में आया? क्लियर है? एक सेकंड। ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा ये फॉर्मूला होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये समझना है। अब मैं समझता हूं कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में मोमेंट क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन हो सकता है ना कि मोमेंट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? तो इसको ऐसे समझते हैं, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा पॉज करके। मोमेंट क्यों नहीं हुआ, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो ये जरा देखते हैं, ये ऐसे था, ये यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? ऐसे सपोज कर लो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको जरा हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं। क्या करें? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करे किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन, in that case no turning effect will be produced. No turning effect will be produced. यदि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके थ्रू पास करे तो मोमेंट जेनरेट नहीं होगा। ये बात याद रखना।
यानी किन किन केसेस में मोमेंट जनरेट नहीं होगा? एक तो केस होगा कि जिसमें फोर्स क्या हो, दो तीन चीज हो गया यहां पे देखते हैं। एक हो गया फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तब मोमेंट जीरो होगा। दूसरा, जब फोर्स जीरो हो जाए तब भी मोमेंट क्या होगा? जीरो। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाए तब भी मोमेंट जीरो। यानी कि F इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, और तीसरा कंडीशन ये है। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? उसको टॉर्क कर देते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क हो जाएगा मेरा जीरो। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर होगा, आसान सा बात। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इसका, लाइन ऑफ एक्शन और मोमेंट ऑफ फोर्स का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। हम क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं, दूसरा सर्कल बनाते हैं सेम रेडियस आर का, इसका रेडियस क्या है? अब एक बार मैं फोर्स ऐसे लगा, मान लेते हैं ये मेरा पाइवोटेड पॉइंट है, ये मेरा क्या है? पाइवोटेड पॉइंट है, ये फोर्स है। और दूसरे में मैं फोर्स ऐसे लगा, कैसे लगाता हूं? ऐसे। अब इन दोनों में किसमें मोमेंट होगा? तो जरा इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं। टक 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 टक, इस पॉइंट ऑफ एक्सिस से पास किया, इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ऐसे क्या? नहीं पास किया, तो इसमें मोमेंट होगा और इसमें मोमेंट जीरो होगा। बात समझ में? यानी कि जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो वहां मोमेंट जनरेट नहीं होगा, और जिसमें ना करे वहां मोमेंट होगा, और वो भी क्या लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो यदि सर्कल का केस है तो हमेशा क्या होगा? टेंजेंट। सर्कल के केस में हमेशा क्या होगा? वो 90 डिग्री क्या बनाता है? टेंजेंट ही बनाता है ना, रेडियस से 90 डिग्री, तो वो टेंजेंट होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर है। अब जरा बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट बात कर लेते हैं कि क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। इसका क्या होता है? मीटर। इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। अब सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ये रिलेशन है ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट का। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या पढ़े, एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था बोर्ड में। एक क्वेश्चन, ठीक है? आज हम लोग पढ़े कि फोर्स होता क्या है, फोर्स रिजिड नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे लगे तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब रिजिड में पढ़े कि दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है? और वो जो पाइवोटेड वाला पार्ट था उस पे फोर्स लगा तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। टर्निंग इफेक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड किया? फोर्स पे डिपेंड किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड किया, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड किया। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड किया। हमें क्या पता चला कि जब मैं फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में मैक्सिमम दूरी रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सीआईडी में वो कहता है ना, दया दरवाजा तोड़ो, तो दया दरवाजा किधर तोड़ता है? सबसे कोने में। दया दरवाजा के सबसे कॉर्नर में जिधर हैंडल होता है उधर फोर्स लगाता है। क्यों भाई? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ एक्सिस, जो पॉइंट है, हिंज है, जहां पे दरवाजा जुड़ा है, जहां से मुड़ता है, वहां से एक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सबसे दूरी। कॉर्नर पे एकदम कॉर्नर पे कम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा मोमेंट जनरेट होगा और वो टूट जाए। बात समझ में आया? तो मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों पे डिपेंड किया, फोर्स पे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड किया, साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड किया कि यदि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो क्या हो जाएगा? मोमेंट जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो है तब भी मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तब भी मोमेंट जीरो हो जाएगा। फिर उसके एसआई यूनिट के बारे में बात किए, न्यूटन मीटर होता है, उसका सीजीएस में कन्वर्जन किए तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे, इससे आगे वाले टॉपिक्स पे बात करेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। अब वो क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा था कि रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या चेंजेस दिखता है या क्या इफेक्ट होता है फोर्स का। क्लियर है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा। ओके, बाय।